औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। तो आज जो है वो हम पढ़ रहे होंगे जी फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज का डिफरेंस। ठीक है जी। तो टॉपिक को रीड आउट करने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं पहले उसका एक बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूं। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये है मेरे भाई, हो सकता है कि मेरे कुछ दोस्तों को इस चीज़ का एतराज़ हो कि जो है ना वो मैं थोड़ा स्लो क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो भाई देखें, बेबहा मटेरियल यूट्यूब पे मौजूद है। अगर जस्ट बुक रीडिंग करवा दूँ, ठीक है, तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि मैं एक चैप्टर को 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर पढ़ा सकता हूँ। लेकिन देखें, फिर यूट्यूब पे मौजूद बाकी मटेरियल और मेरे मटेरियल में थोड़ा सा एक डिफरेंस होना चाहिए कि जब मैं भी टाइम लगा रहा हूँ। ठीक है जी। क्योंकि इससे इनकम वाला खाता दूर दूर तक स्टडी वाले चैनल से कोई नहीं होता, यूट्यूब से कोई खास। ठीक है, क्योंकि व्यूज ही उतने होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली फिर आप लोगों को फायदा तो हो ना। ये तो हो ना कि अगर आप इस चैनल पे आ रहे हैं तो आपको तो कुछ ना कुछ फायदा हो ना। ठीक है जी। और पैसा तो हर चीज नहीं होती, पैसा तो अल्लाह किसी और वसीले से भी दे सकता है। तो लेकिन ये है अल्टीमेटली कि जब आप चीजों को पढ़ेंगे, आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे, तो कैफ में जाके भी आपको अल्टीमेटली बेनिफिट हो रहा होगा। और फिर जब इंसान को किसी से कोई फायदा होता है तो फिर उसके दिल से एक दुआ निकलती है, और दुआएं फिर जो है वो तकदीरें भी बदलती हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने मेहनत भी करनी होती है। ठीक है जी। तो मैं आता हूं जी अपने पॉइंट की तरफ। तो मेरा पॉइंट ये है जनाब, मैं आपके साथ पहले थोड़ा सा जो है ना वो बैकग्राउंड डिस्कस कर लूं। ठीक है जी। जो मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाना है, तो खैर अभी जगह तो और कोई नहीं है, इधर ही मैं लिख लेता हूँ। अब ना होता ये है कि मैं ना आपको कुछ बेसिक डिफरेंस पहले समझाता हूँ फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज का। भाईजान, अगर आप लोग PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, तो आपको एक चीज तो पता होगी कि आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ी होगी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नॉन करंट एसेट्स में जो है वो आ रहा होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप देख लें कि अगर एक कार है तो वो भी जाहिर सी बात है नॉन करंट एसेट होती है, या कोई और एसेट है इस तरीके का जो नॉन करंट एसेट की नेचर का है, तो वो बैलेंस शीट के अंदर जो है वो किस चीज पे आ रहा होता है, कैरिंग अमाउंट पे या बुक वैल्यू पे आ रहा होता है। यानी कि कॉस्ट में से आप उसकी डेप्रिसिएशन जब लेस करते हैं, तो तब उसकी जो कैरिंग अमाउंट बचती है या आप जिसे एंड पे बुक वैल्यू कहते हैं, उस पे वो एसिड जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जो है वो नॉन करंट एसिड्स में आ रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब भाईजान पहली चीज तो ये है कि फाइनेंस लीज, और दूसरी चीज है ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंस लीज के अंदर हमने ये पढ़ा था, गौर कीजिए, इधर काम की बात है, फिर आपको बाद में मुश्किल होगी। फाइनेंस लीज के अंदर तमाम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो लेसी को दे दिए जाते हैं। लेसी कौन होता है? जो एसिड किराए पे ले रहा होता है। भाई जब आपने तमाम रिस्क और रिवार्ड्स जो है वो बी को दे दिए, तो फिर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट के अंदर इस कार का आना तो बनता ही नहीं है। तो लेसर की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर फिर जो है वो ये एसिड नहीं शो हो रहा होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, जो होती है ऑपरेटिंग लीज, इसके अंदर आप एसेट जरूर देते हो लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो उसे हैंड ओवर नहीं करते। तो फिर जो है वो लेसर की जो देता है, यानी कि ए की SOFP के अंदर जो है वो बुक वैल्यू पे कार नॉन करंट एसिड्स के अंदर आ रहा होगा। क्लियर हुई बात जी? दोबारा सुनिए। फाइनेंस लीज के अंदर जो है वो हम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स शेयर कर देते हैं। ए लेसर है, बी लेसी है। ए देता है, बी लेता है। ए ने तमाम कंट्रोल किसको दे दिया? बी को दे दिया।
तो जब ए ने तमाम कंट्रोल बी को दे दिया मेरे दोस्तों, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स दे दिए, तो क्या ए की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नॉन करंट एसेट्स में उस कार का शो होना बनता है? नहीं बनता। लेकिन अगर बात करें ऑपरेटिंग लीज की, तो भाई उसके अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स शेयर नहीं किए जाते, उसे नहीं दिए जाते। किसको नहीं दिए जाते? लेसी को। जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स नहीं देंगे तो तब ए अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर नॉन करंट एसेट्स में फिर कार को शो कर रहा होगा। ठीक है जी। नॉन करंट एसेट्स के अंदर कार जो होगी वो किस चीज पे शो हो रही होगी? बुक वैल्यू पे शो हो रही होती है। बुक वैल्यू किस तरीके से निकलती है? एसेट की कॉस्ट लेस उसकी जो है वो अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। अगर पहला साल होगा तो जाहिर सी बात है फिर अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो नहीं होगी, फिर तो उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप लेस कर देंगे। अगर 2 साल 3 साल हो गए हैं तो फिर अकोमुलेटेड का लफ्ज साथ आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई एक बात, लेसर के हवाले से ये मैंने बात की है। ठीक है। अगर वो कह दे कि लेसी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, तो जाहिर सी बात है भाईजान, जब लेसी के पास रिस्क एंड रिवॉर्ड्स चले गए तो फिर वो तो अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर कार को शो करेगा ना। ठीक है। और लेसी के खाते में फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज कुछ नहीं होता। लेसी ने तो अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को शो करना ही करना होता है। हाँ, अल्टीमेटली अगर ऑपरेटिंग लीज है तो फिर ऑपरेटिंग लीज की एक और निशानी होती है कि लेसी ने 2 साल बाद 3 साल बाद गाड़ी वापस कर देनी होती है। तो वो वापस होने वाली चीज जब वापस हो जाएगी तो जाहिर बात है फिर तो वो लेसी के कागजों में नहीं आ रही होगी। उसके बाद अच्छा, इसको साथ साथ पढ़ते हैं। कुछ और निशानियां होती हैं फाइनेंस लीज की जिनसे आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। तो आजकल इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के पेपर में वो करता क्या है कि वो एक सिनेरियो बना के दे रहा है, तो फिर भाई और नीचे ऑप्शंस दे रहा है, तो वो सिनेरियो वाले क्वेश्चंस को इजीली समझ तो वही बंदा सकेगा, जाहिर बात है, जिसने बुक को समझ के पढ़ा होगा और की पॉइंट्स उसके जहन में होंगे। आए जी, तो पढ़ते हैं डिफरेंस इनका। Once the finance lease is expired, the lessee can purchase an asset at a bargain price। भाईजान ये हमने जो है वो कल भी पढ़ा था कि एसेट जो है वो लेसर जो है वो उसे एक ऑप्शन देता है। ठीक है जी। कि क्या ऑप्शन देता है? ये आप देखें फाइनेंस लीज वाले पैरा में आए, ये लिखा हुआ है द ओनरशिप कुड बी ट्रांसफर्ड एट एक्सपायरी ऑफ लीज एग्रीमेंट विद म्यूचुअली। वो मैंने 10 और 20 वाली एग्जांपल दी थी कि अगर मार्केट में चीज 20 लाख की और आपको कोई ऑफर करे कि आप 10 लाख की ले लो, तो अल्टीमेटली आप कमले थोड़ी हो मेरे भाई के जो आप नहीं लोगे। तो जाहिर बात है ये वही बात करे। इसे क्या कहते हैं? ये जो 10 लाख वाला ऑप्शन वो दे रहा है कि 10 लाख में आप ले लो, इसको कहते होते हैं बारगेन परचेज ऑप्शन। जो FAR 2 में आप इसको पढ़ोगे तो वहां पे कहा जाता था इसे BPO। ठीक है जी। वो कहता है कि जब फाइनेंस लीज खत्म हो जाती है तो फिर लेसी को यानी कि बी को ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो बारगेन प्राइस पे एसेट को खरीद ले। ठीक है जी। इन ऑपरेटिंग लीज जनरली द ओनरशिप इज रिटेन्ड बाय द लेसर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द लीज टर्म। ऑपरेटिंग लीज के अंदर जो होता है वो बी ने चीज ए को वापस करनी होती है। ठीक है जी। और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जो होते हैं लीज के दौरान भी मालिक के होते हैं और लीज के बाद भी। ठीक है जी। टर्म या पीरियड ऑफ यूज जनरली एक्सटेंडेड पीरियड फॉर फाइनेंस लीज एंड ब्रीफ पीरियड फॉर ऑपरेटिंग लीज। वो कहता है कि जब आप फाइनेंस लीज पे दे रहे होते हैं चीज को तो तब ज्यादा मुद्दत के लिए दे रहे होते हैं, और जब ऑपरेटिंग लीज पे दे रहे होते हैं तो फिर थोड़ी मुद्दत के लिए दे रहे होते हैं। अब मैं इतना पढ़ाऊं आगे निकल जाऊं, आप कहेंगे जबरदस्त बहुत जल्दी सिलेबस कवर हो हमें कराया जा रहा है। ठीक है भाई, नहीं अब ये बात देखने में बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है, अब आपको एक निशानी बताता हूँ इस बात का मकसद क्या है। भाई फाइनेंस लीज के लिए जो है ना वो होता है कि एसेट की ना दो होती हैं, एक होती है इकोनॉमिक लाइफ, एक होती है यूजफुल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ होती है कि एसेट की टोटल लाइफ कितनी है, इसको लिख लें अपने पास बुक पे। इकोनॉमिक लाइफ होती है कि एसेट की टोटल लाइफ कितनी है, और यूजफुल लाइफ होती है कि कंपनी इसको कितना इस्तेमाल करना चाहती है।
लेट्स सपोज एसेट की इकोनॉमिक लाइफ हो 10 साल और कंपनी इसको यूज करना चाह रही हो कितना, 4 साल, यानी कि जो लीज पे ले रही हो वो 4 साल यूज करना चाह रही हो, तो टोटल लाइफ एसेट की 10 साल है, उसको क्या कहेंगे, इकोनॉमिक लाइफ। और एसेट की जो है वो कंपनी उसको जितने टाइम के लिए लीज पे लेना चाहती है उसको क्या कहेंगे, यूजफुल लाइफ। ठीक है जी, कंपनी उसको यानी कि कितना यूज करना चाहती है वो है यूजफुल लाइफ। अब लेट्स सपोज कंपनी जो है वो, अब टोटल जो है ना वो लाइफ है एसिड की वो 10 साल है, कंपनी इसको यूज करना चाहती है 8, तो 8 तकसीम 10 अगर हम करेंगे तो इसका जवाब तकरीबन तकरीबन वो कितना आ रहा होगा जी, इसका जवाब तो आप करें तो इसका जवाब आ रहा होगा जी 80% इसका जवाब आ रहा होगा। और अगर कंपनी जो है वो लेट्स सपोज लेती है जी 4 साल के लिए, तो ये जवाब आ रहा होगा तकरीबन 40%। ठीक है जी, अब एक शर्त होती है फाइनेंस लीज की, ठीक है जी, कि कम अज कम जो है ना 75%, ये नीचे लिखा भी हुआ है पैराग्राफ में भी, 75% ऑफ एसेट लाइफ अगर यूज होगी तो वो होगी फाइनेंस लीज। और अगर लीज एग्रीमेंट में जो लाइफ है वो कितनी इस्तेमाल होगी लेसी के जरिए, 40%, यानी कि 75 से कम, तो फिर होगी ऑपरेटिंग लीज। इसको पढ़ते भी हैं जी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है, हाँ एक्सटेंडेड पीरियड से यही मुराद है कि ये ज्यादा टाइम के लिए, आप देखें 75%, यानी कि अगर एक चीज की 100 साल जिंदगी है और उसमें से 75 साल इस्तेमाल हो रही है तो वो ठीक ठाक अरसा दराज है। और ऑपरेटिंग लीज में हो सकता है वो 20% हो, वो 10% हो, 40% हो, 75 से कम कम को जो है ना एक IFRS ने रूल रखा हुआ है वो ऑपरेटिंग लीज माना जाएगा। अगर 75 होगी तो फिर फाइनेंस होगी, या 75 से ज्यादा। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, फाइनेंस लीज इज इंक्लूडेड एज एन एसेट ऑन द बैलेंस शीट ऑफ लेसी। अब देख लें कि लेसी की बैलेंस शीट में तो जो है ना वो एसेट आ रहा है, वेयर एज ऑपरेटिंग लीज इज ट्रीटेड एज एन ऑफ बैलेंस शीट आइटम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड्स सम क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया टू क्लासिफाई अ लीज बिटवीन ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज एज फॉलोज। अब ना ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है। ठीक है, एक्चुअली अगर आप IFRS आपको बुक्स देखेंगी लाल कलर की देखेंगे, लाल कलर की जो बुक्स है ना जिन्हें हम स्टैंडर्ड्स भी नॉर्मल में कह देते हैं, वो आप जाके शायद FR1 FR2 या एडवांस रिपोर्टिंग में आप देख रहे हो। ठीक है जी, तो ना असल में तो ये एग्जाम्पल्स हैं फाइनेंस लीज की, लेकिन इनको हमने एक पहचान बना लिया हुआ है। ठीक है जी, कि ये अगर ये चीजें होंगी तो ये फाइनेंस लीज होगी। तो ये है जी द फाइनेंस लीज टर्म, यानी कि वो जो मैंने भी बताया है कि यूज वो कितना अरसा वो यूज करना है, तो वो कम से कम कितना यूज करी होंगी, 75% ऑफ एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। यानी कि इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है, टोटल लाइफ ऑफ एसेट, एसेट की जिंदगी का 75% अगर लेने वाला इस्तेमाल कर रहा है कम अज कम, तो वो कौन सी लीज होगी, फाइनेंस लीज होगी। हाउएवर इन ऑपरेटिंग लीज द लीज टर्म इज कंसीडरेबली लेस देन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इक्विपमेंट। अगर आपको बेसिक बताऊं तो आप लिख लें कि 75% से कम होगी। ठीक है जी, वो आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर कैलकुलेट की थी। लेट्स सपोज इकोनॉमिक लाइफ जो है वो उसकी कितनी है, 10 साल है, और यूजफुल लाइफ या लीज टर्म जिसे हम कहते होते हैं, ठीक है जी, लीज टर्म जो होती है, लेट्स सपोज वो कहता है जी कि इसकी लीज टर्म है 8, तो आप किस तरह करके देखेंगे 8/10, तो ये आ जाएगी 80। वो कहता है जी लीज टर्म है जी 6, तो आप करेंगे 6/10, जो आपके आ जाएगा 60%। The present value of finance lease payment is at least 90% of assets value। ये भी मैं आपको समझाता हूँ जी। अच्छा जी, अब होता ये है भाई मेरे कि ये वाली लाइन में पढ़ा रहा था आपको। अब होता ये है कि जी एक होती है एसेट की फेयर वैल्यू, यानी कि उस वक्त की मार्केट वैल्यू क्या है। लेट्स सपोज जो है ना वो 1 लाख रुपए है, आपने जितने रेंट देने हैं, ठीक है जी, अब
रेंट लेट्स सपोज आपने जो है ना वो ली है 8 साल के लिए आपने चीज़ लीज पे ली है। हर साल आपने लेट्स सपोज जो है ना वो 1 लाख रुपए किराया देना है। ठीक है जी, हर साल आपने 1 लाख किराया देना है। 8 साल के लिए आपने ये एसेट लीज पे लिया है। और उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। जब आप इन सब की निकालें प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि जाहिर बात है आपने पहले साल लाख दे दिया, दूसरे साल लाख दे दिया, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, छठे साल, सातवें साल, आठवें साल आपने ये सारे किराए भरते रहे आप। वो कहता है कि आप इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये आपको कैलकुलेशन के लिए नहीं आएगा, जस्ट ये हो सकता है वो एमसीक्यू में टेस्ट कर ले। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन सब की निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेट्स सपोज आ जाती है 90,000, ठीक है, तो फिर तो ये क्या होगा कि फाइनेंस लीज होगी। ठीक है, अगर लेट्स सपोज ये आती है 80,000, तो फिर ये फाइनेंस लीज नहीं होगी। जब फाइनेंस लीज नहीं होगी तो फिर कौन सी लीज होगी, फिर ये ऑपरेटिंग लीज होगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन इस वजह से वो नहीं कराएगा क्योंकि एक तो ये आपका अकाउंटिंग या क्यूएम का पेपर नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि FAR 2 के अंदर ये ठीक ठाक मार्क्स के साथ ये टॉपिक टेस्ट होता है। तो फिर ये आई कैप का एक सीक्वेंस होता है कि जो चीज़ें वो बाद में एक तसल्ली के साथ डिस्कस कर रहा होता है मेरे भाई, तो वो फिर टाइमली उन चीज़ों पे नहीं खपरा होगा। और वो थोड़ा सा स्टडी का लेवल और डिफरेंस देख रहा होता है। तो बस ये चीज़ें समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है जी, 1 मिनट यार, जगह नहीं है लिखने के लिए, थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो मैं आपको शॉर्टली चीज़ें बता देता हूँ लीज के हवाले से। अच्छा भाई, हमने देखा कि लीज जो है वो दो तरह की होती हैं। ठीक है जी, एक होती है फाइनेंस लीज, एक होती है ऑपरेटिंग लीज। ठीक है जी, अगर हम जो है ना वो लेसर के हवाले से बात करें, ठीक है, तो लेसर अपनी SOFP में एसेट को शो नहीं करेगा, लेकिन ऑपरेटिंग लीज के अंदर वो शो करेगा। उसके बाद जो है वो दूसरी बात हमने ये देखी कि फाइनेंस लीज की कुछ निशानियां देखी हैं। एक तो हमने ये कॉन्सेप्ट देखा कि इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है, टोटल लाइफ ऑफ एसेट, और दूसरा हमने क्या देखा, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, यानी कि कंपनी उसको कितना इस्तेमाल करना चाहती है। लीज टर्म क्या होती है, लीज टर्म ये होती है कि कितने साल के लिए लीज एग्रीमेंट आपका हो रहा है। ठीक है, अच्छा फिर ये है कि फाइनेंस लीज कब होगी, जब इकोनॉमिक लाइफ का 75% कम अज कम लीज पे लेने वाला यूज कर रहा होगा। तीसरी बात जो उसने इसके अंदर की है वो उसने ये की है कि जो प्रेजेंट वैल्यू होगी किसकी, लीज पेमेंट्स की, यानी कि वो जो रेंट आपने पे करने हैं वो वो कम अज कम फेयर वैल्यू का जो है ना वो 90% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट होगी। ठीक है जी, उसके बाद है जी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन ये होता है, समटाइम ये ऑप्शन दिया जाता है कि ठीक है जी आप 5 साल के लिए लीज ले रहे हो, ठीक है, तो फिर आप इस तरीके से करो कि अगर आप चाहो तो 3 साल के एंड पे या दूसरे साल के आखिर में, ठीक है जी, कि आप इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हो। ठीक है जी, द लेसी कैन टर्मिनेट द ऑपरेटिंग लीज इवन एट द शॉर्ट नोटिस एंड विदाउट एनी सिग्निफिकेंट पेनल्टी सब्जेक्ट टू द लीज एग्रीमेंट। ठीक है जी, हाँ अगर आपकी स्टार्ट में लिख पढ़ हुई है कि हमें ना इसका फायदा हुआ तो फिर हम इसको खत्म कर लेंगे। वो कहता है कि ऑपरेटिंग लीज के अंदर जो है ना वो कोई खास पेनल्टी यानी कि कोई ऐसा जुर्माना वगैरह पे नहीं करना पड़ता। ठीक है जी, यूजुअली फाइनेंस लीज इज डिफिकल्ट टू बी टर्मिनेटेड। फाइनेंस लीज के अंदर वो कहता है कि कम ही होता है कि कोई सच एज टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी आपस में तय हों कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर लीज की जो बेसिक डेफिनेशन देखी जाए ना जनाब, तो लीज एक नॉन कैंसल एबल एग्रीमेंट होता है। ठीक है जी, तो लेकिन हर एक चीज़ के अंदर एक्सेप्शंस होती हैं। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते जाएं तो फिर तो लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन ये होता है कि सम टाइम अगर वो इसको कैंसिल करता है तो फिर उसमें पेनल्टी देनी पड़ती, या लेट सपोज जो है वो इससे लेसर को अगर लॉस हो रहा है तो वो उससे जो लॉसेस होंगे वो भी फिर लेसी को अदा करने होते हैं।
running cost and administration. In finance lease, the lessee is responsible for ensuring and maintaining the equipment. जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी बात की थी कि भाई अगर फायदा भी ले रहा है तो फिर नुकसान भी वही पूरा करके देगा। तो लेसी जो है जिम्मेदार है इंश्योरिंग, ठीक है जी, एंड मेंटेनिंग द इक्विपमेंट। कोई खराबी हो गई है, ठीक है जी, यानी कि उसने अगर जिस हालत में गाड़ी ली थी अगर वापस भी करनी होगी एट द एंड तो उसी हालत में वापस करेगा, ये नहीं कि कबाड़ बना के आपको दे जाएगा। इन एडिशन टू द पीरियोडिक लीज इंस्टॉलमेंट, यानी कि किराया तो उसने वो कहता है जी कि देना ही देना है, जो उसकी साल की मुकमुका हुई हुई है कि साल का उसने 50,000 40,000 जितना भी है वो तो उसने किस्त देनी है, लेकिन उसके साथ जो बाकी उसकी ट्यूनिंग यानी कि जो उस कार वाश फलां फलां सारे खर्चे, उसके टायर चेंज, ये वो सारा कुछ वो भी लेसी के खाते में। Whereas in operating lease, the cost of insurance and maintenance of equipment is included in the periodic lease installment within the डिजाइन या डेजिग्नेटेड जो है वो टर्म एंड यूजेज। और इसके अंदर वो कहता है कि जो ऑपरेटिंग लीज है ना वो हर चीज़ पहले ही वो किराए की मद में यानी कि वो कर लिया जाता है कि ठीक है बस आप हमें, अगर लेट सपोज फाइनेंस लीज में 40,000 किराया है ना और वो बाकी काम उसने करके देने हैं तो यहाँ पे किराया ही फिर आप ये लगा लो कि 60,000 रुपये या 55,000 रुपये डिसाइड कर लिया जाता है। उसके बाद है जी एडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग। ठीक है जी, वो कहता है जी कि क्या फ़ायदे हैं अगर जो है वो हम डेट फाइनेंस लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग करते हैं। द बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कंपेयर टू शॉर्ट टर्म मोस्टली रिलेट टू देयर डिफरेंस इन मेच्योरिटीज़। ठीक है जी, मेच्योरिटीज़ मेच्योरिटी क्या होती है आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो जो जब एक एग्रीमेंट के ख़त्म होने की डेट होती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग ऑफर्स लॉन्गर मेच्योरिटीज। वाह क्या बात है, जबरदस्त हो गया, बहुत जिंदाबाद। यानी कि वो कहता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है ना वो 4 साल के एंड पे ख़त्म होगा तो ये बहुत फ़ायदा है, पहले साल सुकून, दूसरे साल सुकून, तीसरे साल सुकून, चौथे साल भी सुकून, चौथे साल के एंड पे जाके ख़त्म होगा। और शॉर्टर 6 महीने के लिए होगा, 8 महीने के लिए होगा at a natural fixed rate over the course of loan। fixed rate let's suppose 10% over the course of loan। ठीक है जी कि यानी कि जितने टाइम के लिए आपने उधार पकड़ा। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो बताता है जी कि को इंसाइड्स with long-term strategy, long-term financing enables a company to align its capital structure with its long-term strategic goals। अच्छा, इसके अंदर जो है ना लॉन्ग टर्म जो आप लोन लेते हैं इसके बारे में वो कहता है जाहिर सी बात है आपको ये टेंशन नहीं होती कि आपने जो है वो 8 महीने के बाद ये लोन वापस करना है, तो इस वजह से आप जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं आप उसमें तसल्ली के साथ जो है ना इस लोन को अप्लाई करते हैं यानी कि इन्वेस्ट करते हैं। और उसके अंदर अल्टीमेटली होता ये है कि अब आपने जो है वो एक कॉलेज बनाना है मिसाल के तौर पे, तो आप इजीली जो है वो पहला साल में आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने ये लोन भी वापस करना है और हर सूरत मेरा कॉलेज चल जाना चाहिए। दूसरे साल तीसरे साल अल्टीमेटली एक बिजनेस जो आप स्टेप अप होते हैं तो वो चल ही जाता है, तो फिर आप इस हालत में आ जाते हैं, इस काबिल हो जाते हैं कि आप वो लोन इजीली वापस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एनेबल्स अ कंपनी कि वो अपना कैपिटल जो है ना वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स में इन्वेस्ट कर सकता है। लॉन्ग टर्म क्योंकि पता है 5 साल बाद जाके वापस करना है। अफोर्डिंग द बिजनेस मोर टाइम टू रियलाइज अ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, बिजनेस को इस काबिल बना देता है कि वो पैसा ऐसी जगह पे लगाए कि जहां पे उतने टाइम में जब उसने लोन को वापस करना है उसे कुछ ना कुछ रिटर्न आना, उसे कुछ ना कुछ फायदा आना स्टार्ट हो जाए। सिमिलरली लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन हेल्प अ बिजनेस इन बिल्डिंग साइनर्जीज, हिकमत अमली बनाने के काबिल करता है। जाहिर सी बात है जब आपको ये टेंशन नहीं होगी वापस करने की कि अभी 5 साल के बाद वापस करना है, तो आप ज्यादा फायदे वाली हिकमत अमली बना रहे होंगे। ठीक है जी, ज्यादा लंबा चौड़ा आपका प्लान होगा। ओवरऑल लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन हेल्प इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, तरक्की देने के लिए और कारोबार को बढ़ाने के लिए फायदेमंद होता है। मैचेस ड्यूरेशन ऑफ एसेट बेस विद ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटीज, द मैच्योरिटी एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बेटर कोऑर्डिनेट्स विद द टिपिकल लाइफ स्पैन ऑफ एसेट्स परचेज्ड। ठीक है जी, लेट्स सपोज आपने जो है वो एक कार जो है वो एसिड यानी कि कार लाइफ स्पैन किसे कहते हैं, पहले मैं आपको लफ्जी मतलब बता दूं फिर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। लाइफ स्पैन जो होता है वो दौरानिया आप कह लें। कार आपने ली है, आपने इसकी जो है वो
लेट्स इंस्टॉलमेंट्स जो है ना वो अदा करनी है 3 साल के अंदर, ठीक है जी। और आप जो है ना ये हो सकता है कि आप फिर लोन जो है वो 3 साल के लिए या 4 साल के लिए ले रहे हो, तो आपको ये नहीं होगा कि मुझे जो या तो लोन पहले ही वापस करना है, ठीक है जी, वो शॉर्ट टर्म की तरह 8 महीने बाद मुझे लोन वापस करना है, तो तब फिर गाड़ी की किस्तें अफेक्ट हो सकती हैं, किस्तें पूरी अदा ना की तो वो गाड़ी वापस रख लेंगे, ठीक है जी, या वापस ले लेंगे। दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि शॉर्ट टर्म की तरह दोबारा रिन्यू ना हो, तो ये भी टेंशन नहीं होती। तो वही चीज़ वो बता रहा होता है कि मैच्योरिटी, एसोसिएट मैच्योरिटी के लीज वो एग्रीमेंट आपका एंड कब हो रहा है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बेटर कोऑर्डिनेट विद द टिपिकल लाइफ स्पैन ऑफ एसेट्स परचेज्ड। अच्छा, अगर हम वो कार हमने लीज पे ली हुई है, ठीक है जी, तो उस हिसाब से भी है, आपने कार लीज पे लेके दे दी, ठीक है, आपको वहां से किराया आ रहा है, आपने लोन लिया हुआ है, आप उसकी किस्तें पे करते जा रहे हो, तो एक ये भी कॉन्सेप्ट बन सकता है। तो इनमें वो ज़्यादा आपको कोई गहरे कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा होगा, इसके अंदर वो आई थिंक वो हेडिंग्स वगैरह टेस्ट कर रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या एवं एक लाइन उठा के वो टेस्ट कर लेगा। तो इसको हो सकता है ये शॉर्ट पॉइंट है, तो इसी तरीके से एज इट इज़ लाइन वो टेस्ट कर लें। लॉन्ग टर्म सपोर्ट फ्रॉम investor, a company can benefit from having a long term relationship with the same investor throughout the life of financing। अच्छा जी, वो कहता है जी कि जब आप जो है ना वो लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं, तो अगर आप कंपनी को भी पता चल जाए और देने वाले को भी पता चल जाए कि ये जो है ना वो इनकी क्रेडिट वर्दीनेस ठीक है, तो फिर वो कहता है जी कि इस ताल्लुक से बहुत फ़ायदा होता है। किस तरीके से फ़ायदा होता है? ज़ाहिर सी बात है, वो आपको देते हुए पैसे हिचकिचाता नहीं है, और आप आगे इन्वेस्ट करके फिर अर्न कर रहे होते हो, अल्टीमेटली उससे भी फ़ायदा हो रहा है, वो इंटरेस्ट ले रहा होता है जो देता है पैसे, और कंपनी अपने फायदे देखती है। वो कहता है जी कि विद द राइट इन्वेस्टर, जो बंदा देने वाला भी अगर ठीक है, कंपनी स्टैंड टू गेन, एक अच्छा ताल्लुक बन जाता है, हत्ता कि सम टाइम वो फिर पार्टनरशिप कंपनी के अंदर पार्टनर के तौर पे भी आ जाता है, क्योंकि पैसे तो उसने पहले ही दिया हुआ होता है। तो फिर बाद में तो वो ज़ाहिर बात है, फिर वो लोन जो उसने पहले लोन की फॉर्म में दिया था वो कैपिटल फॉर्म में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। इन एडिशन टू ऑन गोइंग सपोर्ट, यानी कि बाद में फ्यूचर में वो वही कह रहा है कि अगर लेट्स सपोज आपने 10 साल लोन उससे ले रहे हैं, तो फ्यूचर में हो सकता है आइंदा आने वाले वक्त में जो है वो पार्टनर के तौर पे काम कर ले। Being that the financing is long term, a company will not have to repeatedly bring in new financing partners who may not understand the business as well, which can often happen with short term financing। वो कहता है जी कि लॉन्ग टर्म के अंदर ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक बंदे के साथ चल रहे होते हैं तो आपको उसके अदात व फ़साइल का पता चल जाता है कि ये बंदा किस करैक्टर का है। करैक्टर से मुराद मैं वो नहीं बात कर रहा, मैं इस लेन देन के मामले की बात कर रहा हूँ। डेली जब आप बंदा चेंज कर रहे होंगे, कोई नए बंदे के मथे लग रहे होंगे, तो फिर आपको नहीं पता होगा कि वो बिजनेस के लेन देन के मामलात का कैसा है। और जब एक लॉन्ग टर्म बंदे के साथ चल रहे होते हैं, आपको उसका सारा कुछ पता होता है, तो फिर अल्टीमेटली उसके साथ बेहतर मामलात चल सकते हैं, एज कम्पेयर टू कि आप हर 6 महीने के बाद इन्वेस्टर या लोन देने वाला चेंज करें। Limits companies' exposure to interest rate risk. Long-term fixed rate financing minimizes the refinancing risk that comes with shorter-term debt maturities due to its fixed interest rate, thus decreasing a company's interest rate and balance sheet risk। अच्छा जी, वो इसके अंदर ये कह रहा है, लेट्स सपोज आप ने 6 साल के लिए जो है वो लोन ले लिया, इस रेट पे आपने लोन ले लिया 10 साल के लिए, ठीक है जी, 10% पे, सॉरी 10% पे आपने लोन ले लिया 6 साल के लिए, तो आपको पता है हमने 6 साल जो सूद पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, जो लोन की अमाउंट ली है वो आपने 10% के हिसाब से अदा करना है। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म लोन में। और वो कहता है कि अगर लॉन्ग टर्म की बजाय आप शॉर्ट टर्म में जाते हैं, तो हो सकता है जब 8 या 9 महीने के बाद, 8 या 9 महीने के बाद जो है वो आप जब नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो अगला बिगड़ जाए कि नहीं मैं 10% पे नहीं भाई, मैं तो 13% के हिसाब से जो है ना वो दूंगा आपको, लोन दूंगा। जिस तरीके से आप नॉर्मली समझ लें, आप चीज़ लेने जाते हैं, 1 हफ्ते के बाद वो कहता है जी कि महंगाई हो गई है जी, महंगी हो गई है हर चीज़, तो अब वो 100 वाली चीज़ 130 रुपए की है जी। तो वो ये वाला काम यहाँ पे भी हो सकता है, वो कहता है। उसके बाद है जी डाइवर्सिफाइज कैपिटल पोर्टफोलियो। Long term financing provides greater flexibility and resources to fund various capital needs। ठीक है जी, कैपिटल नीड्स, वही बात इन्वेस्ट करने वाली कि आप तसल्ली के साथ जो है वो कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, आपको ये टेंशन नहीं होती कि
ये ना हो कि मेरा काम भी ना चले और इधर से मुझे लोन भी वापस करना पड़ जाए और फिर कारोबार भी ठप और इधर से भी हर चीज़ गई। And reduces dependence on any one capital source. It also enables companies to spread out their debt maturities. हाँ, इसके अंदर वो अगर आप बात कर लें कि जिस तरीके से आपका वो लॉन्ग टर्म सिलसिला कार चल जाता है तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी होती है, पहले आपने 4 साल के लिए लोन लिया हो तो फिर वो एक्सटेंड भी हो जाता होता है, फाइनेंस लीज के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है। ठीक है जी। Lower cost, generally long term financing has relatively lower interest rate comparing to short term financing. वो एक तो ये इसमें भाई कॉन्सेप्ट बन सकता है, जिस तरीके से ये मैंने ये वाला बताया कि 10% पे ही देना है और बाद में वो बिगड़ जाए 13% वाला, और सम टाइम उन्हें पता होता है चलो यार ये एक बड़ा आपको, आप इससे मिसाल लगा लें कि अगर आप एक जगह से 50,000 की शॉपिंग कर रहे हैं ना तो वो आपको उसमें हो सकता है 2,000 डिस्काउंट दे दे, और अगर वहीं पे आप 5,000 की शॉपिंग कर रहे हो तो हो सकता है वो आपको 100 रुपए के का भी डिस्काउंट ना दे या 50 रुपए तक का डिस्काउंट दे, क्योंकि वो यही एग्जांपल यहाँ पे कि चलो यार ये ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बेनिफिट हो रहा है तो मैं जो है ना मैं जो है ना चलो मुझे भी फायदा हो रहा है तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ इससे भी फायदा दे दूं कि ताकि ये कस्टमर मेरे साथ परमानेंटली चलता रहे। फ्लेक्सिबिलिटी of repayment, long term finance comes with flexible repayment options which allows them to repay them in controlled manner, यानी कि वो थोड़ी छोटी इंस्टॉलमेंट्स पॉसिबल हो जाएंगी, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर 8 या 9 महीने में वापस करना है तो अगर 2 इंस्टॉलमेंट कराएंगे 50,000 की तो वो भी 25,000 बन रही होंगे, अगर एक में ही देना है तो फिर 50,000 इकट्ठा देना पड़ेगा। उसके बाद है जी डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। कैविएट्स होता है इंतबाह, मतलब मना करना किसी चीज से। लॉन्ग टर्म फाइनेंस may come with certain conditions and regulations such as maintaining certain mix of capital structure and level of certain ratios। वही जिस तरीके से आपने देखा था कि अच्छा जी आपने इतने 1,000 किलोमीटर चलानी है, इससे ज्यादा आप नहीं चला सकते, वो पाबंदियों की बात कर रहे हैं। तो ये सारी बात है, पाबंदी वाली जिंदगी तो कोई भी नहीं आजकल गुजारना चाहता। Additional monitoring and controls due to the higher finance regulations involved. Long-term finance may also need additional monitoring and control to ensure proper operation। अच्छा जी, इसके अंदर ये है जी कि जिस तरीके से उसने ऊपर लिखा हुआ था कि जी प्रॉपर मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग वगैरह सारा कुछ आपने ही कराना है, तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में आप ले सकते हैं। ठीक है जी, या उसकी इंश्योरेंस जो है वो आपने करवानी है, ये भी हो सकता है। उसके बाद है जी फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर लैंडर इन अ राइजिंग मार्केट रेट्स एक्सपेक्टेशन, फाइंडिंग लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेट फाइनेंसिंग एट अ चीपर रेट इज़ डिफ़िकल्ट। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, ये हो सकता है कि जी आप वही सोच रहे हो 10%, मार्केट में जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए कि आप वही 10% वाला ज़माना ढूंढ रहे हो, लेकिन मार्केट में 20% पे और आपको कोई 10% पे ना मिले। एडिशनल लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलेटरल लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में रिक्वायर एडिशनल एफर्ट्स ऑन पेपर वर्क एंड कोलेटरल, कि वो एग्रीमेंट वगैरह जो हो रहा होता है और कोलेटरल सिक्योरिटी और लिख पढ़ आप कर लें, यानी कि ताकि कल को कोई फ्रॉड ना हो, कोई चीज़ कल को लेके ये काबिज ना हो जाए। उसके बाद है जी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का डिफरेंस है जी। ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग विद इन 1 ईयर और लेस है। ठीक है जी, और लॉन्ग टर्म का 1 से 30 साल यहाँ से हो सकता है भाई, वो एमसीक्यूज बना ले। रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, ऑब्टेन टू फंड टेम्परेरी शॉर्टफॉल इन द वर्किंग कैपिटल रीपेमेंट, मुख्तसर के लिए होगा, जाहिर सी बात है। ग्रोथ परचेज और फला, इनको आप पढ़ लें इंशाल्लाह। इसमें अगर आपको कोई इशू होगा तो आप इसमें मेरे से जो है वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं। कोलेटरल्स की बात अगर वो कर ले, डू नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी, कोलेटरल्स आर द मोस्ट प्राइमरी कंडीशंस फॉर द फर्निशिंग ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है जी, इसके अंदर वो कहता है कोई सच है, शॉर्ट टर्म के अंदर कोई सच है सिक्योरिटी नहीं होती। यहाँ पे जाहिर बात है फिर वो ज़्यादा मुद्दत के लिए आपने चीज़ को यूज़ करना होता है, तो इस वजह से। बाकी इनकी एग्जांपल्स वगैरह को देखें, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है, इस पॉइंट से एमसीक्यूज बन सकता है, कोलेटरल से। तो ये जो है ना ये डिफरेंस यहाँ से हो सकता है कि वो एमसीक्यूज उठा के बना ले। हाँ, ये जिस तरह रीपेमेंट शेड्यूल जो है, फाइनेंस कॉस्ट, हायर इंटरेस्ट रेट, और जी लॉन्ग टर्म में वो कहता है जी के लोअर इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी। तो ये है कि ऊपर आपने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि जहाँ पे जो है वो जिस तरीके से वो बॉन्ड्स वगैरह का पढ़ा था कि वहाँ पे भी वो कुछ इंटरेस्ट रेट की बातें कर रहा था, तो इनको थोड़ा सा गौर और फिक्र के साथ पढ़िएगा ताकि जो है ना वो फिर चीज़ें मिक्स ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ वो इस तरह भी कह रहा था कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के अंदर हायर देना पड़ेगा। तो वो सारे पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को क्लियर कर लीजिएगा।
सिलेक्शन का क्राइटेरिया। तो इंशाल्लाह इसको पढ़ें। अगर फिर भी आपको कोई किसी पॉइंट में मसला हो तो आप मुझे जो है वो व्हाट्सअप कर लीजिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।